हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल एकेडमिक्स। आज हम पढ़ने वाले हैं होम्योस्टैटिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट फेनोमेनन होता है हमारी बॉडी का एंड ये कैसे वर्क करता है उसका फीडबैक सिस्टम पढ़ेंगे। दो फीडबैक सिस्टम इसमें पढ़ेंगे हम, पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। ओके, पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। इससे पहले हम होम्योस्टैटिस का जनरल मैकेनिज्म जानेंगे कि एक्चुअली में होम्योस्टैटिस किसे कंट्रोल करता है और कैसे कंट्रोल करता है। इतनी बात क्लियर। और उससे हम ये भी समझेंगे कि इफेक्ट क्या पड़ सकता है। ठीक, चलते हैं इसके इंट्रोडक्शन पार्ट में। बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर होगा, पूरा देखिएगा। आपको ये स्लाइड से काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा कि होम्योस्टैटिस एक्चुअली में होता क्या है और इससे हमारी बॉडी में क्या इफेक्ट पड़ सकता है। ओके, तो होम्योस्टैटिस सबसे पहले तो क्या है कि मेंटेनेंस ऑफ बॉडी इंटरनल कंडीशन और एनवायरनमेंट। इसका मतलब क्या है? मान लो ये कोई सेल है हमारी, इसका जो इंटरनल जो भी मान लो कोई भी फंक्शन हो रहा होगा या कोई भी टेम्परेचर है मान लो सुटेबल, तो इसका जो मेंटेनेंस हो इस चीज़ का, बॉडी की इंटरनल इन्वायरमेंटल कंडीशंस का मेंटेनेंस रहे, ये स्टेबल फॉर्म में रहे, इसमें कोई चेंजेस ना आए, कांस्टेंट रहे। तो ये कांस्टेंट रखने और स्टेबल रखने का काम कौन करता है? हमारा होम्योस्टैटिस रखता है। इतनी बात क्लियर। अगर मैं कहूँ कि होम्योस्टैटिस एज अ डायनेमिक इक्विलिब्रियम काम करता है, होम्योस्टैटिस क्या करता है? डायनेमिक इक्विलिब्रियम की तरह काम करता है। मतलब क्या है कि मान लो कोई सेल है हमारी, दिस इज अ सेल ऑफ अ बॉडी। अगर इसमें कोई टेम्परेचर है, कोई भी फंक्शन हो रही है, कोई भी एटीपी का फॉर्मेशन अगर हमारी बॉडी के अंदर हो रहा है और ये सारी प्रोसेस क्या है? कांस्टेंट है। सारी प्रोसेस क्या है? कांस्टेंट है और कह सकते हो इक्विलिब्रियम में, मतलब क्या है कि हमारी बॉडी वर्क कर रही है, अंदर सारी प्रोसेस चल रही है, बट फिर भी वो सारी प्रोसेस किस में है? इक्विलिब्रियम के फॉर्म में है। तो इक्विलिब्रियम के फॉर्म में है तो फंक्शन भी कर रही है और इक्विलिब्रियम और स्टेबल फॉर्म में भी है, तो उससे हम कहते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम है। मतलब होम्योस्टैटिस क्या कर रहा है कि हमारी बॉडी में डायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश करने में हेल्पफुल है। राइट, मतलब प्रोसेस चल रही है बट सारी प्रोसेस क्या है? इक्विलिब्रियम के फॉर्म में है, कांस्टेंट फॉर्म में सारी प्रोसेस चल रही है, उससे कहते हैं हम डायनेमिक इक्विलिब्रियम। क्लियर बात। अगर होम्योस्टैटिस की बात करूँ तो इसमें दो वर्ड हैं, दो लैटिन ग्रीक वर्ड कह सकते हो। फर्स्ट इज होम्यो एंड सेकंड इज स्टैटिस। होम्यो का मतलब है सिंपली सेम एंड स्टैटिस का मतलब है स्टैंडिंग स्टिल। मतलब कोई भी सेल है तो उसके अंदर का जो भी फंक्शन है, जो भी टेम्परेचर है, कोई फंक्शन है या फिर कुछ भी चीज़ें हैं अंदर, किसी भी सेल के अंदर, किसी भी बॉडी के अंदर, तो सारी क्या होंगी? सेम रहेंगी, कांस्टेंट रहेंगी, या फिर कह सकते हो स्टेबल रहेंगी। तो इसका मतलब होता है कि होम्यो मतलब सेम एंड स्टैटिस मतलब स्टैंडिंग स्टिल, मतलब अंदर के सारे फंक्शन सेम, कांस्टेंट, स्टेबल, तो इसे हम कहते हैं होम्योस्टैटिस। बात क्लियर। तो अंदर की जितनी भी फंक्शंस रहेंगे उसको स्टेबल करने का काम किसका है? होम्योस्टैटिस का काम है, हमारी जो बॉडी की बहुत इंपॉर्टेंट फेनोमेनन है। बात क्लियर। अगर मैं इसके एग्जांपल की बात करूँ तो जैसे एग्जांपल है हमारा फर्स्ट है कोर बॉडी टेम्परेचर। जो हमारी बॉडी का सुटेबल टेम्परेचर होता है वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। सुटेबल बॉडी टेम्परेचर क्या है? 37 डिग्री सेल्सियस। तो 37 डिग्री सेल्सियस मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है हमारी पूरी बॉडी फंक्शंस के लिए। इतनी बात क्लियर है। अगर हम 37 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जाते हैं तो हमें बुखार रहता है ना, और इससे नीचे भी जाएगा तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी बॉडी के अंदर। तो 37 डिग्री सेल्सियस क्या है? हमारे बॉडी का सुटेबल बॉडी टेम्परेचर है जिस पे सारे जो सेल्स के मेटाबॉलिज्म है, उसकी एटीपी का प्रोडक्शंस हैं, सारी चीज़ें सही से होंगी। इतनी बात क्लियर है। कोर बॉडी टेम्परेचर अगर मान लो कि 37 डिग्री से थोड़ा सा ऊपर जाता है, मान लो 40 डिग्री सेल्सियस आता है, या 37 से नीचे आता है, मान लो 30 डिग्री सेल्सियस आता है, तो इसको मेंटेन 37 पे डिग्री सेल्सियस पे ही करेगा कौन? होम्योस्टैटिस, हमारी बॉडी का होम्योस्टैटिस सिस्टम। इतनी बात क्लियर। मतलब 37 डिग्री से 40 डिग्री भी गया या 37 से 30 डिग्री भी आया, तो उसको बैलेंस करके 37 डिग्री पे ही ले आएगा कौन सा सिस्टम? हमारी बॉडी का होम्योस्टैटिस सिस्टम। बात क्लियर। अगर मान लो हमारी कोई सेल है, यहाँ पे देखो मैंने फिगर बना रखा है, ये फिगर है हमारी किसका सेल का है, ठीक है ना, हमारी सेल है ये। तो कोई सबस्ट्रेट के फॉर्म से एक प्रोडक्ट के फॉर्म में चेंज हो रहा है, किसके हेल्प से? एंजाइम के हेल्प से। ये हंसता खेलता हमारा एंजाइम है। तो सबस्ट्रेट से कोई भी प्रोडक्ट के फॉर्म में चेंज हो रहा है, किसके हेल्प से? एंजाइम की हेल्प से। ठीक, ओके। तो एंजाइम तभी वर्क करता है जब कोई सुटेबल टेम्परेचर हो, उसके लिए, या सुटेबल पीएच हो। अगर टेम्परेचर में कोई चेंज आया है, अगर टेम्परेचर में कोई चेंज मान लो आ गया है, तो एंजाइम अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगा और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन अच्छी तरीके से नहीं होगा। इतनी बात क्लियर। समझना बात को। अगर मान लो मैं कह रहा हूँ कि सबस्ट्रेट का फॉर्मेशन किस में हो रहा है? प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है,
किसकी हेल्प से? एंजाइम की हेल्प से हो रहा है। तो एंजाइम किसी सुटेबल टेम्परेचर पे काम करता है और सुटेबल पीएच पे काम करता है। अगर टेम्परेचर में कोई चेंज आता है या फिर टेम्परेचर ज़्यादा जाता है, टेम्परेचर कम हो जाता है, तो एंजाइम अच्छी तरीके से वर्क नहीं कर पाएगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन अच्छे तरीके से नहीं होगा। बात क्लियर? दूसरी बात करूँ मैं पीएच की, तो पीएच डिपेंडेंट एंजाइम हमारे बहुत सारे होते हैं। कुछ एंजाइम बेसिक नेचर पे काम करते हैं और कुछ एंजाइम एसिडिक नेचर पे काम करते हैं। तो सुटेबल पीएच होना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसके लिए? एंजाइम के फंक्शन के लिए। एंजाइम क्या है? कैटलाइज करता है ना, कि सब कोई भी रिएक्शन होती है उसे कैटलाइज करता है, ठीक है ना। तो एंजाइम का फंक्शन अच्छे से होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के लिए। तो जब सुटेबल पीएच रहेगा, सुटेबल टेम्परेचर रहेगा, तब भी ये जो एंजाइम है अच्छे से वर्क कर पाएगा और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन अच्छे से हो पाएगा। बात क्लियर है? डन। अब मैं दूसरी बात करूँ, ये दो बात मैंने कर ली पीएच और टेम्परेचर की, ठीक। और दूसरी बात करूँ कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड, विटामिन एंड मिनरल्स से फर्क क्या पड़ेगा। अब इसकी बात समझना। यहाँ पे एक्चुअली मैंने ऑक्सीजन लिख दिया है, यहाँ पे होगा क्या? ग्लूकोज, ठीक है। आपको नोट्स में सब चीज़ें सही मिलेंगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट यहाँ पे समझिएगा ऑक्सीजन नहीं, यहाँ पे ग्लूकोज, ठीक है। अब हम बात करेंगे ग्लूकोज की। ग्लूकोज जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के पास। ग्लूकोज जो हमारे बॉडी के अंदर है, ग्लूकोज जो हमारी बॉडी के अंदर है, वो जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के पास। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? एटीपी का प्रोडक्शन होता है। इसे कहते हैं पावर हाउस ऑफ सेल, इसीलिए कहते हैं पावर हाउस ऑफ सेल, हाउस ऑफ सेल, ठीक है ना। एटीपी का प्रोडक्शन होता है। तो ग्लूकोज में वेरिएशन अगर देखने को मिलेगा, मान लो ग्लूकोज की अमाउंट ज़्यादा है या ग्लूकोज की अमाउंट कम हो गई है, तो एटीपी का प्रोडक्शन अच्छे से नहीं हो पाएगा। मतलब सारी बॉडी फंक्शंस किसमें डिस्टर्ब हो जाएंगी, सारी बॉडी फंक्शन डिस्टर्ब हो जाएंगी। मतलब एटीपी का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो एनर्जी का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तो हमें क्या है? वीकनेस देखने को मिलेगा। बस सारी चीज़ें वो इंपॉर्टेंट है होम्योस्टेटिस में। होम्योस्टेटिस बहुत ही इंपॉर्टेंट फेनोमेना है, इसलिए अगर होम्योस्टेटिस गड़बड़ हुआ तो आपकी सारी बॉडी फंक्शन गड़बड़ हुई, समझ लीजिएगा ये बात को, ठीक। इतनी बात मैंने बताई कि ग्लूकोज अंदर गया, माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का फॉर्मेशन किया, एटीपी का फॉर्मेशन करने के बाद एनर्जी का प्रोडक्शन हुआ, एनर्जी का प्रोडक्शन हुआ तो हमें बॉडी को एनर्जी मिली और हम एक्टिवली वर्क कर पाएंगे। अगर ये ग्लूकोज कम ज़्यादा होगा, ये ग्लूकोज कम ज़्यादा हो गया तो एनर्जी का प्रोडक्शन अच्छे से नहीं पाएगा, हमें वीकनेस देखने को मिलेगी। इतनी बात क्लियर? ओके, आई विल रब दिस एंड मैं और एक चीज़ बताऊँगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी, ठीक है ना। ओके ओके, अगर मैं बात कर रहा हूँ कि होम्योस्टेटिस की, मैंने बात की अभी ग्लूकोज की, देन बात करो रेस्पिरेटरी गैसेस की, मतलब ऑक्सीजन एंड CO2। ऑक्सीजन यहाँ पे जो मैंने लिख दिया था ग्लूकोज, ग्लूकोज ग्लूकोज सभी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी प्रोडक्शन किया जाता है जब ऑक्सीजन की अमाउंट अच्छी रहती है। जब ऑक्सीजन उसके साथ रहता है तो ऑक्सीजन कम रहेगा तो एटीपी प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, जाहिर सी बात है। देन मैं बात करूँ कि वाटर इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करता हूँ। तो ये मान लो बाहर की सेल है और इसके बीच में क्या है? ओके वेट, ओके, यहाँ पे क्या है? ये सारे इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, इंटरनल फ्लूइड जो भी होते हैं यहाँ पे, साइटोप्लाज्म की तरह कह सकते हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड कह सकते हैं, सारे यहाँ भरे हुए हैं, ये सारी सेल्स हैं, ठीक है। मतलब क्या है? वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। इसमें क्या प्रेजेंट होंगे? इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होंगे। इसमें क्या प्रेजेंट होंगे? इलेक्ट्रोलाइट, मतलब Na+, K+, Na+, K+, Na+, K+, ये सारे इलेक्ट्रोलाइट इसके अंदर प्रेजेंट होंगे। इतनी बात क्लियर है? ये सारे इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर प्रेजेंट होंगे, ठीक। अब सारे इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट हैं तो अगर मान लो यहाँ का कंसंट्रेशन ज़्यादा रहता है, यहाँ का कंसंट्रेशन बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स का कंसंट्रेशन क्या हो गया? बहुत ही ज़्यादा हो गया। तो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन तो मूव करता नहीं है। मतलब क्या होगा? यहाँ का अगर कंसंट्रेशन बैलेंस्ड है, यहाँ का कंसंट्रेशन अगर बैलेंस है तो कोई भी चीज़ें हमें अचीवमेंट देखने को नहीं मिलेगा। मान लो लोअर कंसंट्रेशन है तब भी कुछ इफेक्ट देखने को मिलेगा। मतलब मान लो बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन है तो सारे इलेक्ट्रोलाइट्स इस सेल के अंदर मूव करना स्टार्ट कर जाएंगे। हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूव करते हैं ना, सारे इलेक्ट्रोलाइट्स जो होंगे वो इसके अंदर सेल्स के अंदर मूव करना स्टार्ट हो जाएंगे। जिससे क्या होगा? सेल हो जाएगी स्वेल अप हो जाएगी और अल्टीमेटली बस्ट भी कर सकती है। तो इसका बैलेंस होना बहुत ही ज़रूरी है, इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस होना बहुत ही ज़रूरी है इंटरस्टिशियल फ्लूइड में। इतनी बात क्लियर? तो होम्योस्टेटिस का अगर मैं अल्टीमेटली बात करूँ कि होम्योस्टेटिस का बैलेंस करना हमारी बॉडी के अंदर सारी फंक्शंस को बहुत ही ज़रूरी होता है। क्लियर है? आपको सारी चीज़ें डिटेल में नोट्स में मिल जाएंगी, बड़ी समझने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये अगर फिगर आपको ना समझ में आया हो तो फिर से पूछिएगा, फिर से देखिएगा लेक्चर को, और ना समझ में आया फिर से पूछिएगा, मैं एक नया लेक्चर बनाऊंगा, उसमें आपको सारी चीज़ें और डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है ना। इतनी बात क्लियर?
अगर होम्योस्टैटिस का ये फंक्शन आप समझिए हो तो नेगेटिव फीडबैक सिस्टम और फिर पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है ना, इतनी बात क्लियर है। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे जो है जनरल इंट्रोडक्शंस, जो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, जैसे कि व्हाट इट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय क्लॉड बेर्नॉट, फ्रेंच फिजियोलॉजिस्ट 1849, एंड होम्योस्टैटिस डिराइव्ड फ्रॉम जो मैंने बताया सिमिलर स्टैंडिंग स्टिल, ये सारी चीज़ें वही लिखी हुई हैं। ओके, इतनी बात क्लियर है। तो यहाँ तक तो आप पढ़ लीजिएगा, बाकी मैं जनरल मैकेनिज्म बताऊंगा कि जनरल मैकेनिज्म होता क्या है, एक भी करके तो समझेंगे सेम। यहाँ पे 3 चीज़ें मैंने बनाई हुई हैं, फर्स्ट इज रिसेप्टर, सेकंड इज कंट्रोल सेंटर एंड थर्ड इज इफेक्टर। ये तीनों मिला के बनाते हैं फीडबैक लूप। इन तीनों को कहते हैं हम फीडबैक लूप। इसके अकॉर्डिंग ही हमारी बॉडी होम्योस्टैटिस फंक्शन करता है। कैसे? यहाँ पे लिखा है होम्योस्टैटिस इन्वॉल्व्स 3 कंपोनेंट्स, अ रिसेप्टर, अ कंट्रोल सेंटर एंड इफेक्टर। इतनी बात क्लियर है जो मैंने वहाँ बताई। इसे कहते हैं क्या? फीडबैक लूप। फीडबैक क्लियर? फीडबैक लूप। ओके, तो मान लो कोई भी स्टिमुलस हमारी बॉडी में चेंजमेंट हो रहा है, मान लो टेम्परेचर में कोई भी चेंज हमारी बॉडी में चेंजमेंट हो रहा है, ठीक है, तो ये स्टिमुलस देगा, स्टिमुलस रिस्पॉन्ड करेगा, तो स्टिमुलस जाएगा किस पे? रिसेप्टर्स पे। रिसेप्टर्स पे बाइंड अप होने के बाद, रिसेप्टर से बाइंड अप होगा तो जाएगा फिर कंट्रोल सेंटर के पास। जो भी सिग्नल्स आ रहे हैं वो जाएंगे इसके पास, कंट्रोल सेंटर के पास। कंट्रोल सेंटर फिर अपना रिस्पॉन्स देगा किसे? इफेक्टर को। इफेक्टर को रिस्पॉन्स देगा। इफेक्टर को रिस्पॉन्स देने के बाद ये कंट्रोल करेगा जो भी चेंजमेंट आ रहे हैं, कंट्रोल द चेंजमेंट, कंट्रोल द चेंजमेंट, एंड उसे फिर नॉर्मल पोजीशन में लेके आएगा, नॉर्मल पोजीशन में लेके आएगा। इतनी बात क्लियर है? कोई भी स्टिमुलस है, मान लो कोई भी ये स्टिमुलस है, दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा होगा। कोई भी स्टिमुलस है, ये रिसेप्टर्स पे आया, रिसेप्टर पे इसने कोई भी सिग्नल जनरेट किया, यहाँ पे सिग्नल जनरेट हुए, सिग्नल जनरेट होने के बाद कहाँ पे? कंट्रोल सेंटर पे गए, कंट्रोल सेंटर पे फिर रिस्पॉन्स हुआ, इफेक्टर को मिला, इफेक्टर ने फिर कंट्रोल किया, उस चेंजमेंट को नॉर्मल पोजीशन में लेके आया। मतलब मान लो टेम्परेचर में कोई टेम्परेचर अगर मान लो 37 डिग्री सेल्सियस से वो 40 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया था, तो उसे वापस 37 डिग्री सेल्सियस पे लेके आया। तो इस तरह से हमारी जो होम्योस्टैटिस है इस फीडबैक लूप के अकॉर्डिंग ही काम करती है। फीडबैक लूप जो हमने बताया कि फीडबैक लूप है हमारा, ये फीडबैक लूप है ना, रिसेप्टर, कंट्रोल सेंटर, इफेक्टर को कहते हैं क्या? फीडबैक लूप। तो फीडबैक लूप ही हमारा 2 टाइप का होता है, दैट इज पॉजिटिव एंड निगेटिव, पॉजिटिव एंड निगेटिव फीडबैक लूप सिस्टम। तो इसे कहते हैं इसलिए हम पॉजिटिव एंड निगेटिव फीडबैक सिस्टम। क्लियर बात? इस फीडबैक लूप को ही कहते हैं क्या? पॉजिटिव एंड निगेटिव फीडबैक सिस्टम। क्योंकि पॉजिटिवली एक्ट कर रहा है या फिर निगेटिवली एक्ट कर रहा है, इन दोनों में कुछ माइन्यूट डिफरेंस हैं, बहुत सारे डिफरेंस नहीं, माइन्यूट डिफरेंस हैं, वो चीज़ें मैं बताऊंगा, ठीक है ना? इतनी बात क्लियर है कि इस चीज़ को कहते हैं फीडबैक लूप सिस्टम, ठीक है ना? ओके, क्लियर? तो यहाँ पे चीज़ें लिखी हुई हैं, द रिसेप्टर सेंसेस चेंज इन द एनवायरनमेंट एंड सेंड सिग्नल टू द कंट्रोल सेंटर, जो मैंने वहाँ पे चीज़ें बताई। द कंट्रोल सेंटर प्रोसेस द इन्फॉर्मेशन, सेंड्स कमांड्स टू द इफेक्टर, इफेक्टर के पास आती है, ठीक। द इफेक्टर रिस्पॉन्स टू कमांड्स एंड रिस्टोर द बैलेंस। ये चीज़ें मैंने यहाँ पे बता दी हैं फीडबैक लूप के अकॉर्डिंग। रिसेप्टर पे आया, कंट्रोल सेंटर एंड इफेक्टर। ओके, बात क्लियर? अब हम समझेंगे फीडबैक लूप मतलब पॉजिटिव एंड निगेटिव फीडबैक सिस्टम। बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, देखिए समझिएगा, बहुत ही आसान है, बहुत ही माइंड डिफरेंस दोनों में देखने को मिलेगा आपको। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक आता है हाउ होम्योस्टैटिस वर्क, दैट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। तो होम्योस्टैटिस वर्क करता है फीडबैक लूप में, जो मैंने बताया, टू मॉनिटर एंड टेस्ट इंटरनल कंडीशंस। ओके, फीडबैक लूप आर साइकिल्स ऑफ इवेंट दैट इन्वॉल्व सेंसर, कंट्रोलर एंड इफेक्टर। साइकिल ऑफ इवेंट्स जैसे इसमें आते हैं सेंसर, कंट्रोलर, इफेक्टर, जो मैंने वहाँ चीज़ें बता दी, ठीक। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फीडबैक लूप, जो मैंने बताया, नेगेटिव एंड पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम, ठीक है ना? अब पढ़ेंगे हम नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। सबसे पहले बहुत ही मोस्ट कॉमन टाइप का ये फीडबैक सिस्टम है, जो अक्सर हमारी बॉडी में होता रहता है, अक्सर हमारी बॉडी में होता रहता है। तो पहली बात तो समझ लो एक चीज़, अगर मान लो कि 37 डिग्री सेल्सियस तुम्हारी बॉडी का टेम्परेचर है, बॉडी का टेम्परेचर है, ये आइडियल तो है, मतलब बॉडी इसे एक्सेप्ट करती है, बॉडी इसे एक्सेप्ट करती है। 37 डिग्री इज आइडियल, इज द आइडियल टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी। दैट इज ये क्या है? हमारे बॉडी का सेट पॉइंट है, हमारी बॉडी इस पॉइंट के अकॉर्डिंग सेट है। मतलब क्या है कि 37 डिग्री सेल्सियस जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है वो सेट पॉइंट है, वो सेट पॉइंट है। याद में लिख देता हूँ, 37 डिग्री सेल्सियस इज अ बॉडी सेट पॉइंट, बॉडी टेम्परेचर सेट पॉइंट, ठीक। दिस इज द आइडियल वैल्यू, दिस इज द आइडियल वैल्यू, ठीक। अगर मान लो कि इस पे 37 डिग्री से सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस पहुँच गया है, 50 डिग्री सेल्सियस पहुँच गया है, तो 50 डिग्री सेल्सियस पर पहुँचने के बाद
अगर हमारे होम्योस्टैटिक सिस्टम इसे वापस घटाकर, है ना, रिवर्स बैक कर जैसे कहते हैं रिवर्स बैक कर फिर से 37 डिग्री सेल्सियस पे ले आए, तो उसे हम कहते हैं नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। क्यों नेगेटिव फीडबैक सिस्टम कहते हैं? बिकॉज 50 से वापस 37 डिग्री सेल्सियस पे ला रहा है, मतलब नेगेटिवली एक्ट कर रहा है, मतलब उसे वापस खींच के ला रहा है, तो इसे हम कहते हैं इसे 37 नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। इतनी बात क्लियर? तो नेगेटिव फीडबैक सिस्टम क्या है? इट इज अ प्रोसेस इन विच चेंज इन सम पैरामीटर्स, हम एग्जांपल लिया है टेम्परेचर का, some parameters are reverts back to the normal range to the set point। इतनी बात क्लियर है? वापस ला रहा है, इसीलिए हम इसे नेगेटिव कहते हैं। अभी मान लो 37 डिग्री सेल्सियस से ये 35 डिग्री सेल्सियस से लाएगा, तो 35 से जब ऊपर जाएगा 37 डिग्री वापस से, तो उसे हम कहेंगे पॉजिटिव, क्योंकि ये पॉजिटिव ऐड कर रहा है, मतलब 35 प्लस 2 दैट इज 37, तो पॉजिटिवली ऐड कर रहा है। और 50 से हमने 37 लाया था, तो ये नेगेटिव तो हुआ, तो हमने क्या दिया? नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। इतनी बात क्लियर है? बहुत ही जनरल बात है, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में बताइए। ओके, इतनी बात क्लियर? यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है सेट पॉइंट इज द आइडियल वैल्यू ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट। इतनी बात क्लियर है? अब एक फिगर के थ्रू हम इसे समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है? इसे नॉर्मल सेट पॉइंट है। मान लो हमने टेम्परेचर लिया था एग्जाम्पल में, तो इस यहाँ पे ले लेता हूँ टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस। 37 डिग्री सेल्सियस हमारा नॉर्मल सेट पॉइंट है। अगर इसमें कोई चेंज आता है तो स्टिमुलस जनरेट होगा। स्टिमुलस जनरेट होगा किस कंडीशन में? इफ कंडीशन राइज अबव नॉर्मल। ये हम नेगेटिव फीडबैक सिस्टम की बात कर रहे हैं, इसीलिए इसमें क्या है कि कंडीशन राइज अबव नॉर्मल, मतलब 37 डिग्री सेल्सियस हमारा आइडियल था, तो यहाँ पे 50 हो गया है, तभी स्टिमुलस गया है, ठीक है ना? इतनी बात क्लियर है? फिर स्टिमुलस को कौन डिटेक्ट करेगा? रिसेप्टर डिटेक्ट करेगा। रिसेप्टर डिटेक्ट करने के बाद कंट्रोल सेंटर को कमांड भेजेगा, मतलब क्या भेजेगा? सिग्नल भेजेगा। सिग्नल भेजने के बाद कंट्रोल सेंटर पर वहाँ पे कुछ हमारे कमांड निकलेंगे, कमांड जनरेट होगा। कमांड किसके पास आएगा? अफेक्टर के पास आएगा। अफेक्टर को हम कहते हैं करेक्टिव मैकेनिज्म, बिकॉज वो 37 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस जो हमारा एग्जाम्पल लिया था, उससे वापस वो 37 डिग्री सेल्सियस पे लाएगा। मतलब क्या है? करेक्टिव मैकेनिज्म है कि 50 हमारा गलत था, उससे 37 पे ला रहा है, तो मतलब उसे करेक्ट कर रहा है, ठीक है ना? इफेक्टर पे लाएगा, तो इफेक्टर से फिर वो नॉर्मल सेट पॉइंट की तरफ चलाएगा। तो इसलिए हम कहते हैं क्या कि इसमें जो भी फीडबैक लूप है वो एज इट इज हमने लिखा है, बट थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्म में। एग्जाम में ऐसे लिखोगे ना तो बहुत ही इफेक्टिव पड़ेगा आपके लिए, ठीक है ना? तो नॉर्मल सेट पॉइंट से स्टिमुलस देखिए, स्टिमुलस से रिसेप्टर पे गया, कंट्रोल सेंटर, देन इफेक्टर, देन नॉर्मल सेट पॉइंट पे वापस आ गया। तो ये होता है नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। मतलब क्या है कि उसे घटाने का काम कर रहे हैं, इसलिए हम इसे कहते हैं नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। इतनी बात क्लियर है? अब इसको अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, तो थर्मोरेगुलेशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन का एग्जाम्पल है। थर्मोरेगुलेशन मतलब क्या है? टेम्परेचर वाला ही। इसे अगर डिटेल में पढ़ना हो तो बहुत ही वास्ट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा। अगर आपको थर्मोरेगुलेशन डिटेल में पढ़ना है तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं बहुत ही अच्छी तरीके से समझाऊंगा, उसको भी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा, ठीक है? थर्मोरेगुलेशंस क्लियर? अब बात करेंगे पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम की। ये लेस कॉमन होता है, बट जो पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम है, इसे हम कह सकते हो कि एक इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म पे ही फीडबैक सिस्टम लॉन्च होता है। इम्पॉर्टेंट, या फिर कह सकते हो कि एक्सट्रीम कंडीशन में जहाँ पे रैपिड एक्शन की जरूरत होती है, वहाँ पे ही पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम एक्टिवेट होता है। लेस कॉमन है, ओके? तो पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम क्या है? वर्क बाय इंक्रीजिंग द टेंजेंट दैट डिविएट फ्रॉम सेट पॉइंट। मतलब कि मान लो अगर हम टेम्परेचर की बात यहाँ भी कर लें, तो 37 डिग्री सेल्सियस था, तो 30 पे चला गया है, तो 30 डिग्री सेल्सियस को वापस 37 पे लाने की जिम्मेदारी कौन करता है? पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम। इतनी बात क्लियर है? तो इसका मतलब क्या है कि अगर नॉर्मल सेट पॉइंट से चीज़ें नीचे चली गई हैं, तो उसे वापस ऊपर ले जाने का काम करता है कौन? पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम, ठीक? दे यूजली अकर सिचुएशन दैट रिक्वायर्स अ रैपिड और एक्सट्रीम कंडीशन, एक्सट्रीम एक्शंस। जहाँ पे एक्सट्रीम और रैपिड एक्शन चाहिए होता है, वहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम हमारा डेवलप होता है, ठीक? तो नॉर्मल सेट पॉइंट है, स्टिमुलस जनरेट हुई, कंडीशन डिक्रीज बिलो नॉर्मल्स, ठीक है? रिसेप्टर हुआ, फिर उसके बाद कंट्रोल सेंटर, देन इफेक्टर, देन नॉर्मल सेट पॉइंट। इतनी बात कॉमन है इसमें, हो गई है क्लियर? पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम एंड नेगेटिव फीडबैक सिस्टम में बस इतना ही अंतर है कि 50 डिग्री सेल्सियस पे हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, 50 डिग्री सेल्सियस पे मान लो पहुंच गया है टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस से, 37 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री पे पहुंच गया है, तो इसको कौन करेक्ट करेगा? नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। अगर मान लो 37 डिग्री सेल्सियस से ये पहुंच गया 30 डिग्री सेल्सियस, तो इससे कौन करेक्ट करेगा? पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम। इतनी बात क्लियर हो गई? दोनों में ही डिफरेंस है, बस इसको एग्जाम्पल मैंने टेम्परेचर लिया है, बस सारी ही कंडीशन में एज इट इज काम करेगा, ठीक है? ओके डन। एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम है, इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ बताऊँगा, एक्स्ट्रा रहेगा लेकिन हाँ थोड़ा सा
जाने वाली चीज़ करेंगे, ठीक है। ओके, देखो पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम की मैंने बात की कि ये रैपिड और एक्सट्रीम एक्शन में कैसे निकलता है, इस लाइन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो ये तुम्हारा हाथ है, मान लो इट इज़ योर हैंड, डायग्राम बहुत ख़राब बनता है, ये मान लो हाथ है, इट इज़ योर हैंड, यहाँ पे तुमने अपने हाथ से यहाँ पे कट लगा लिया, यहाँ पे कट कर लिया, तो यहाँ पे किसकी नीड है, क्लॉटिंग की नीड है, क्लॉटिंग की नीड है। तो तुम्हारा अगर मान लो तुमने यहाँ पे कट लगाया है, कट लगाने के बाद यहाँ पे क्लॉटिंग मैकेनिज्म एक्टिवेट होगा। मतलब क्या होगा कि यहाँ जो प्लेटलेट्स रहेंगे यहाँ पे एग्रीगेट होंगे और क्लॉट का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है ना। अगर जैसे ही क्लॉटिंग मैकेनिज्म जैसे ही एक्टिवेट होती है, ये क्या करता है कि एक सिग्नल जनरेट करता है, एक स्टिमुलस जनरेट करता है, जिससे बहुत सारे प्लेटलेट्स, मोर एंड मोर प्लेटलेट्स आके एग्रीगेट होते हैं, हम क्लॉट का फॉर्मेशन करते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई? नहीं हुई? फिर से समझाओ। ओके रुको, क्लियर समझाओ आपको। मान लो तुमने यहाँ पे कट लगाया है, तो इसमें किसकी नीड है, क्लॉटिंग की नीड है। तो मेन फंक्शन किसका होता है क्लॉटिंग का, प्लेटलेट्स वहाँ पे आते हैं, प्लेटलेट्स वहाँ पे एग्रीगेट होते हैं और क्लॉट का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो इस मैकेनिज्म को क्या कहेंगे हम, क्लॉटिंग मैकेनिज्म कहेंगे। जैसे ही क्लॉटिंग मैकेनिज्म एक्टिवेट होता है, वैसे ही सिग्नल जनरेट करता है, या कह सकते हैं स्टिमुलस जनरेट करता है। और स्टिमुलस जनरेट करने की वजह से क्या करता है, ये प्लेटलेट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, वो आके एग्रीगेट होते हैं और जल्दी से जल्दी क्लॉट का फॉर्मेशन करते हैं। क्लॉट फॉर्मेशन मोर रैपिड। तो इसलिए कहते हैं इसको हम पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम कब एक्टिवेट होता है, कौन सी सिचुएशन में, रैपिड और एक्सट्रीम कंडीशन में एक्टिवेट होता है। इतनी बात क्लियर है? कोई भी अगर डाउट हो आपको, आप पूछिए, यहाँ पे नहीं तो टेलीग्राम पूछिए, कहीं पूछिए, बट डाउट क्लियर करिए, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? आपको नोट्स मिल जाएंगे टेलीग्राम में, इस स्लाइड्स की नोट्स मिल जाएंगी, बाकी जो यूनिट वाइज नोट्स रहेंगी उस साइट पे अपलोड हो जाएंगी जब ये फर्स्ट यूनिट खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो बाकी कोई भी अगर डाउट हो आप पूछिए कमेंट सेक्शन में, या फिर टेलीग्राम पे पूछिए, कहीं पूछिए, लेकिन पूछिए। और अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो सब्सक्राइब करिए, एंड नेक्स्ट लेक्चर भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा, तो उसको पढ़िएगा और ऐसे ही समझिएगा, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, सी यू।